अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्लास 11 का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी बनी हुई है कुछ एलिमेंट्स से, और वो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो। मगर जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सबका एक कंस्टिट्यूएंट है ना, उससे हम कहते हैं कार्बन। अब हम कार्बन की इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं? होनी चाहिए। हम हाइड्रोजन को नहीं कह रहे, हम ऑक्सीजन की नहीं कह रहे, ड्यू टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम पैराग्राफ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं। पहले कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स due to its unique properties. Carbon occupies the central position in the skeleton of life. Carbon is tetravalent. It can react with many other known elements forming covalent compounds. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज़ों को गौर व फिक्र करते हैं कि हम इस पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन हमारा जो फर्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, उसका एक स्केलेटन है। क्यों? क्योंकि द मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये चाहे हो सकता है दूसरे भी इनऑर्गेनिक भी हो, तो मोस्टली जो एक एलिमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कार्बन की इतनी वैल्यू क्यों है? ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है उसको कि इतना हाईली बॉन्ड्स बना रहा है, हर सब्सटेंस में मौजूद है। तो कार्बन का अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड उसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी, कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो जो हमारा एटम होता है उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसका जो नेक्स्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक, मगर हमारा जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिया, बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 ना स्टूडेंट्स। तो हमारा जो वैलेंसी है कार्बन की वो है इस वक्त 4। तो हम अगर इसको ऐसे ग्राफिकली शो करें तो 1 2 3 एंड 4, तो हमारा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, तो जो भी एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहता है। मतलब वो चाहेगा कि मेरा जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा अदर एलिमेंट्स के साथ। हो सकता है अदर एलिमेंट्स के साथ बनाए, हो सकता है कार्बन कार्बन के साथ बनाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मतलब के ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, मतलब ये काफ़ी सब्सटेंस के साथ भी कंबाइन हो रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से ये आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ एंड ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या थी कि ये एलिमेंट जो है कार्बन, उसकी वैलेंसी 4 है और ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। देख लें, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट कैन रिएक्ट विथ मेनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग covalent compounds. When a carbon atom combines with 4 atoms or radicals, the 4 bonds are arranged symmetrically in a tetrahedron and result to give a stable configuration. The stability associated with the tetravalency of carbon atom makes it a favorable element for the synthesis of complicated cellular structures. Carbon atom can also combine mutually forming stable, branched or unbranched chains or rings. The ability of carbon is responsible for the vast variety of organic compounds. Carbon-carbon bonds form a skeleton of organic molecules as. अब स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने फला फला सब चीज़ें कह दी, अब इसको समझते हैं। कार्बन की ये जो टेट्रावैलेंसी वाली जो प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बना रहा है, और 8 मतलब जब ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो हो उसकी सूरत या शक्ल सूरत में हमें या तो कोई रिंग स्ट्रक्चर्स बने मिल रहे हैं या तो हमें कोई टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मगर मैं आपको कुछ कंपाउंड्स बनाकर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंपाउंड है। ठीक,
अब देखें, हर कार्बन की जो है वैलेंसी 4 है, तो अगर हम इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने पर आए तो इसको क्या 4 बॉन्ड्स बनाने थे, मगर इसका जो एक बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बन चुका है, तो इसको रिमेनिंग कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 3। तो एक इसका हमने बना दिया हाइड्रोजन के साथ, दूसरा भी बना दिया हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी बना दिया हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या हमारी वो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बेशक हो गई। अब अगर हम उसके नज़दीक वाला दूसरा कार्बन देखें तो उसमें क्या है, उसकी भी हमें 4 वैलेंसी थी, अगर उसके 4 बॉन्ड्स बनाते थे। अब इस कार्बन ने एक उसका जो राइट साइड कार्बन है उसके साथ भी बॉन्ड बना लिया है, और उसका जो दूसरा कार्बन लेफ्ट साइड उसके साथ भी बॉन्ड बना लिया है। तो अब इसको क्या रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो सेम 2 हाइड्रोजन्स। अब ये लास्ट वाला, ये भी राइट वाले सेम किया, इसके भी अब 3 बॉन्ड्स बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो इस सूरत की शक्ल देखिए, तो ये कितना, अगर स्मॉल, अगर यहाँ पर दूसरा कोई एलिमेंट होता जिसकी वैलेंसी 4 ना होती तो क्या वो बना सकता था, बिल्कुल नहीं। तो इसी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से इसको एक तो स्केलेटन कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसका जो वाइड रेंज ऑफ जो कंपाउंड्स बनते हैं, और उस वो भी इसी टेट्रा वैलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से ही बनते हैं। और दूसरी अगर हम देख लें, अगर आपने कॉमन ये सुना होगा, एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन्स होते हैं, कुछ कार्बन्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कुछ कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसी देख लें कि कुछ तो स्ट्रेट चेन भी बन गए, रिंग स्ट्रक्चर भी बन गए कार्बन की इसी प्रॉपर्टीज की वजह से। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो कार्बन कॉमनली कंबाइन होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर के साथ। Combination of these and other elements contribute to the large variety of organic compounds। मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये एक तो खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और दूसरा ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इस तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो सकता है। और इसी कॉम्बिनेशंस की वजह से ही ये बहुत एक लार्ज क्लास बना देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। Carbon and hydrogen bond is the potential source of chemical energy for cellular activities। जो स्टूडेंट्स कार्बन, आपको एक पहले भी पॉइंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के जो होता है वो बहुत ही एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बॉन्ड होता है, इसमें बहुत सारी जो एनर्जी है वो स्टोर्ड हुई होती है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। जो स्टूडेंट्स एक बॉन्ड दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स इस जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो इस बनता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इस तरीके का स्टूडेंट्स एक बॉन्ड होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो तरीके का, अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग हमें कॉमनली देखी जाती है वो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में। कार्बन आल्सो कंबाइंस विथ नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेजेस टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स कार्बन आल्सो कंबाइन हो सकता है नाइट्रोजन के साथ, और वो कंपाउंड क्या, कौन से कंपाउंड बना सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, और अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ये भी हमारा आगे का टॉपिक है, हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। Large organic molecules such as cellulose, fat, proteins are generally insoluble in water, hence they form structures of cell. They also serve as a storage for smaller molecules like glucose, which in turn are responsible for providing energy to the soul. Students, अब जो हमारा जो वाटर है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, उसकी मैं आपको क्या हिंट देता कि जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस है ना, स्मॉल सब्सटेंस हो गए या 4 सब्सटेंस हो गए, वो हमारा जो वाटर है उनको डिजोल्व कर सकते हैं, मगर जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन जैसे होगा सेल्यूलोज हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स हो गए, तो उनको जो वाटर है वो डिजोल्व नहीं कर सकता। और जब वो उन चीज़ को डिजोल्व नहीं कर सकता तो वो हमारे जो सेल है उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो और जब अगर एक सब्सटेंस है वो अगर डिजोल्व नहीं हो रहा तो या तो वो स्ट्रक्चर्स बना सकता है, वो स्टोरेज भी कर सकता है अपनी कंपोजिशन की, कंसंट्रेशन की। तो वो बाद में हो सकता है अगर वो किसी चीज़ की नीड हो, कमी हो गई, तो वो स्टोर्ड चीज़ है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस स्टोर्ड चीज़ से हम एनर्जी बना सकते हैं। Small molecules such as glucose, amino acid, fatty acids serve either as a source of energy or as subunits to build macromolecules. Small molecules are so unable that they are immediately broken down to release energy. Such substances, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है कि कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल से बने मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
अब स्टूडेंट अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें तो हमारी बॉडी में टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो स्टूडेंट्स माइक्रो के क्लासिफिकेशन में आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स सॉरी, ठीक है। और मैक्रो की कहते हैं ग्लाइकोजन हो गया, आपका सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब क्या आता है कि ये जो जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते होते तो हम उसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल भी है ना, ये अपने स्मॉलर सब यूनिट्स की उनकी एक ना कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसे आगे हम डिफाइन करेंगे इसके प्रोसेस को। इसे हम उससे जब कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज हो गया और डिफरेंट शुगर्स हो गई, जैसे हो गई फ्रक्टोज हो गई, गैलेक्टोज हो गई, तो वो कैसे मिलकर अलग अलग शुगर्स बना रहे हैं, कैसे ग्लूकोज आपस में ही मिलकर बना रही है, ग्लाइकोजन बना रही है, सेल्यूलोज बना रही है। तो ये सारी चीज़ यही वहाँ पर लिखी हुई थी कि जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कुछ जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हो गया एटीपी हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इन आवर बॉडी, तो वो इमीडिएटली ब्रेक हो सकता है ताकि वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर ही खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।